सबको प्रणाम। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। हम कंप्लीट करेंगे इसको और हमको कंसेप्ट स्टार्ट करनी है आज हमारी, वो है बाउंसिंग ऑफ चेक। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। देखो, मैं कहूँगा कि बाउंसिंग इज अ काइंड ऑफ डिसऑनर ओनली। डिसऑनर का एक प्रकार है बाउंसिंग, पर कैसे हम इसको अलग से एक कंसेप्ट के रूप में पढ़ सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो, मैं आपको समझ में जल्दी आ जाए इस तरह से एक चीज़ लिखता हूँ। डिसऑनर एक कंसेप्ट है ना, जो कितने तरीके से होती है? तो जो दो तरीके से होती है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। नॉन एक्सेप्टेंस वाली कंसेप्ट सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है, जबकि नॉन पेमेंट वाली कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, तीनों में होती है। ये भी समझ में आया था। अब एक नई बात बताता हूँ, ये चीज़ तो हम पहले कर चुके हैं। अब एक नई चीज़ ये है कि डिसऑनर जो है उसका एक तरीका और होता है, डिसऑनर ऑफ चेक। अलग से निकाल रहा हूं, और उस चेक के डिसऑनर के दो तरीके होते हैं, नॉर्मल डिसऑनर और बाउंसिंग। चेक के डिसऑनर, चेक का डिसऑनर, सिर्फ चेक का डिसऑनर दो तरह से होता है, नॉर्मल डिसऑनर और बाउंसिंग। ठीक, नॉर्मल डिसऑनर मतलब नॉर्मल नॉन पेमेंट। अच्छा, दोनों में है नॉन पेमेंट ही। डिसऑनर मतलब है तो नॉन पेमेंट ही, क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस वाला तो फंडा है नहीं, है तो नॉन पेमेंट, पर नॉन पेमेंट फॉर अदर रीजंस एंड नॉन पेमेंट फॉर द रीजन ऑफ बाउंसिंग। ये दोनों बाइफर्केशन करना तो जल्दी समझ में आएगा। अब जैसे चेक पर जो साइन है वो साइन मैच नहीं कर रही, यानी साइन मिसमैच, ये कारण है। चेक 3 महीने से ज्यादा पुराना है, चेक का वैलिडिटी पीरियड इज 3 मंथ्स, तो चेक 3 महीने से ज्यादा पुराना है, यानी कि बेसिकली स्टेल चेक है, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, अकाउंट बंद हो गया है। चौथा, जिसने चेक दिया है उसने गार्निशी ऑर्डर दे दिया है। गार्निशी ऑर्डर यानी कि स्टॉप पेमेंट करा दिया है। उसने खुद ने ऑर्डर दिया है बैंक को कि मैंने एक चेक इशू किया है, लेकिन मैं ऑर्डर देता हूँ कि उसका पेमेंट स्टॉप कर दो, रोक दो, क्योंकि जिस व्यक्ति को नाम पे चेक दिया उसका माल मैंने चेक किया है, खराब माल है, तो मुझे उसको पेमेंट नहीं करना है, तो उसके नाम पे जो चेक नंबर फलाना फलाना है उसका पेमेंट मत करना। तो स्टॉप पेमेंट करा दिया, स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर, स्टॉप पेमेंट ऑर्डर, स्टॉप पेमेंट ऑर्डर को हम बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर। ठीक, ये कर दिया है। अथवा चेक डीफेज्ड है, डीफेज्ड यानी धुंधला पड़ गया है, पानी वानी लग गया है, कुछ काटा पिटी है, म्यूटिलेशंस हैं चेक पर, तो डीफेज्ड है या म्यूटिलेशंस हैं तो भी चेक का पेमेंट नहीं होगा, है ना, काटा पिटी वगैरह है। ये बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से चेक का पेमेंट नहीं होता, और पेमेंट नहीं होता है मतलब डिसऑनर, नॉन पेमेंट से डिसऑनर। ठीक, लेकिन एक अलग से कारण लिख रहा हूं मैं, बेहतरीन कारण, अलग से ए पॉइंट, और वो कारण है इनसफिशियंसी ऑफ फंड, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इनसफिशियंट फंड होने के कारण बैंकर क्या करेगा, डिसऑनर, मना कर देगा कि भाई हम पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों? बोले इनके खाते में पैसे ही नहीं है, इनसफिशियंट पैसा है। तो क्या नॉन पेमेंट हुआ? हाँ, और नॉन पेमेंट यानी कि डिसऑनर, हाँ, लेकिन ये डिसऑनर का जो कारण है वो क्या है? कारण साइन मिसमैच नहीं है, स्टेल चेक नहीं है, अकाउंट बंद हो गया ये नहीं है, और कोई कारण नहीं है। कारण ये वाला है, स्पेशल अलग से लिखा जो मैंने, ए पॉइंट, इनसफिशियंसी ऑफ फंड अगर कारण है, तो अगर इनसफिशियंसी ऑफ फंड कारण है तो ये वाला जो डिसऑनर है चेक का, इस डिसऑनर को नॉर्मल डिसऑनर नहीं बोलते हैं बल्कि बाउंसिंग ऑफ चेक बोलते हैं। और मजे की बात सुनना, बाउंसिंग ऑफ चेक, बाउंसिंग कहेंगे इसको, और बाउंसिंग ऑफ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसकी सजा है इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कैद, जेल में जाना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स, मतलब 1 दिन 2 दिन जितनी भी कोर्ट सुना जाए आपको, 1 महीना 2 महीना, मैक्सिमम 2 साल तक की, अप टू मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट,
उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी, उससे कम दे सकते हैं या 2 साल दे सकते हैं, अप टू 2 years। और फाइन कितना, अप टू ट्वाइस, यानी कि 2 times 2x, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। चेक पे जितना अमाउंट लिखा है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा पार्टी को, लेकिन फाइन कोर्ट में भरना पड़ेगा। और फाइन कितना, चेक पे जो अमाउंट लिखा है, से 10,000 का चेक था और वो बाउंस हो गया, तो 20,000 रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। अप टू है, अब वो फाइन 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया से लेके जो चेक का अमाउंट है उसके ट्वाइस तक हो सकता है, जितना कोर्ट डिसाइड कर ले, अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। या फिर तीसरा, एक और के बाद एक और कंसेप्ट, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों भी लगा सकता है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट भी लगा सकता है, सिर्फ फाइन भी लगा सकता है, ये कोर्ट के हाथ में है। फिर कह रहा हूं इनके बीच में और है, ये पनिशमेंट है फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक, क्रिमिनल ऑफेंस है चेक का बाउंसिंग, है ना। नहीं तो आप सोचो ना कितना बड़ा फ्रॉड कर सकता है कोई व्यक्ति, हजारों चीजों, लाखों रुपए की, हजारों रुपए की चीजें खरीद लो, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, सब कुछ, वॉशिंग मशीन, जो भी लग्जरी आइटम खरीद लो, फर्नीचर सब कुछ चेक बांट दो कि चेक लगा देना मेरे नाम का बैंक में। और ये सब सामान लेके आपने खरीद लिया, ट्रक में लोड किया और यहाँ से चले गए सीधे कर्नाटका, वहां जाके घर बसा लिया, और ये भाई ने बैंक में चेक लगाया, चेक तो बाउंस हो गया, खाते में इनसफिशिएंट पैसे हैं ही नहीं, और ये चेक बाउंस हो गया, वो आपको ढूंढते फिर रहे, और फिर घर आके बैठ गए, उनका तो नुकसान हो गया। और ऐसा हजारों लोग करने लग जाएंगे, तो कितना व्यापार का नुकसान होगा, व्यापारियों का नुकसान होगा, दुनिया में फ्रॉड ही फ्रॉड फैल जाएगा। चेक नाम के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग लेंगे ही नहीं चेक, कि बोले चेक दे रहे हो, चेक तो बाउंस ही हो जाते हैं हमेशा, तो मूर्ख बना के निकल जाएगा, कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगी। तो चेक का बाउंस होना शुड बी मेड क्रिमिनल ऑफेंस। लॉजिक ढूंढा अपन ने कि भाई क्यों ऐसा, चिल्ला चिल्ला के रटाने की मेरी कंसेप्ट नहीं बेटा, और जरूरी भी नहीं है कि वो किया जाए, और वो गलत है यार, है ना। वो उस कंसेप्ट से यूट्यूब पे 1 लाख व्यूज मिल जाते हैं, यूट्यूब पे व्यूज तो यार पैसे देके भी मिल जाते हैं, हाँ थोड़ा पैसा खर्च करो तो फेक व्यूज मिलते हैं, इनऑर्गेनिक, है ना। नहीं जाना उस चीज पे, लॉजिक पे जाना, कंटेंट पे जाना, एक्सपीरियंस पे जाना, है ना। गजब कर रहे हैं अपन यार, चिंता मत करो। तो ये तरीका है पढ़ने का। अब मेरे तरीके से एक चीज बताता हूँ, देखो चेक के बाउंसिंग की कंसेप्ट चल रही है, भाई देखो यार, बचपन में हम अपने पापा के मोबाइल में बाउंस नाम का एक गेम खेलते थे, नोकिया 2700 में, याद आ रहा है, कोई लाल रंग की गेंद होती थी, वो जाके टकराती थी, बाउंस होती थी, फिर आगे जाती थी, ऐसे करके वो अपने को फूटने से बचानी होती थी। अब बाउंस नाम का जो गेम हम खेलते थे, उसमें हम ये जानते हैं कि अब बाउंस कब होता है, जब किसी खाली चीज से टकराएगा तो बाउंस होगा, है ना। अब देखो थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि आपका जो इनसफिशिएंट मनी है, या नो मनी, जीरो मनी खाते में, इन बैंक अकाउंट। अब कुछ नहीं होना या इनसफिशिएंट पैसा होना एक दीवार है, जिस दीवार पे ये चेक नाम की बॉल टकराई, ये चेक नाम का गोला, ये इस दीवार से जाके टकराया, तो क्या होगा, ये दीवार से बाउंस खा के वापस आ जाएगा, क्योंकि बॉल जब किसी सतह पे टकराती है तो बाउंस करती है, सिंपल लॉजिक है। ये दीवार पे बॉल फेंकी मैंने, टकरा के वापस आई, ये जमीन है, जमीन पे बॉल फेंकी तो टकरा के वापस आई, ठीक। तो कुछ नहीं हो वहां पर तो बाउंस होती चीज, लेकिन अगर वहां पे गाढ़ा गाढ़ा कीचड़ हो, बालू रेती हो, कुछ हो, और फिर मैं बॉल फेंकूं, तो बॉल आएगी क्या वापस, नहीं, बॉल वहीं रह जाएगी, बल्कि कुछ और उछल के आपके मुंह पे आ जाएगा। कभी करके देखो, कीचड़ है गाढ़ा गाढ़ा, और उसके अंदर बॉल को जोर से फेंको, ऐसे मुंह नीचे करके, मजा आएगा आपके चेहरे पे, क्या होगा फिर कर मत लेना। तो मुझे बताओ, बॉल तो वहीं रह जाएगी, कुछ और आ जाएगा। तो अगर खाते में पैसा हो तो चेक गया, तो चेक तो वहीं रह जाएगा, बैंक रख लेगा, कैश आ जाएगा हाथ में। लेकिन अगर नहीं है पैसा तो बॉल जाएगी, यानी कि चेक जाएगा, और बैंक के वाले के पास, बैंक बोलेगा कि यार पैसे ही नहीं इसके खाते में दो, तो चेक वापस लौट के आपको हाथ में दे देगा, बोले सर ले जाओ, चेक का पेमेंट नहीं कर सकते, बाउंस हो जाएगा। तो डिसऑनर का एक तरीका है, अलग तरीका, खाते में पैसे न होने पर या इनसफिशिएंट। अच्छा देखो, मैं 2 चीज क्यों लिख रहा हूं, पैसा न होना और इनसफिशिएंट होना। एक रोड है सीमेंटेड, उस पर थोड़ी सी बालू रेती की पतली सी लेयर बिछा दो, है ना, और उस बालू रेती की पतली लेयर पे टेनिस की बॉल मारो, तो बाउंस होगी कि नहीं होगी, तब भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि है तो पैसा, है तो बालू रेती, पर इतना नहीं है कि वो चेक को वहीं रख ले, यानी कि बॉल को वहीं रख ले। आया, इसलिए अगर चेक 10 लाख रुपए का और खाते में 9,80,000 है,
तो जितना चाहिए उस चेक को पेमेंट करने के लिए उतना नहीं होना भी, इनसफिशिएंट फंड होना भी चेक बाउंसिंग का कारण है। इसलिए अगर देखा जाए तो एक वर्ड में ही काम हो जाता है, इनसफिशिएंट फंड या इनसफिशिएंट अमाउंट या इनसफिशिएंट मनी। क्योंकि चेक 10 लाख का और खाते में 0 हो तो भी इनसफिशिएंट है, और 10 लाख का चेक इशू क्या हो खाते में 9,99,000 हो तो भी इनसफिशिएंट फंड है। जितना चेक पे लिखा है उसके मुकाबले भले 1 रुपया भी कम है तो इनसफिशिएंट है। ठीक, तो नीचे भले ही कितनी भी बालू रहती हो लेकिन उतनी नहीं है जिससे कि बॉल रुक जाए और बाउंस हो ही जाएगी, तो वो इनसफिशिएंट है। और इतनी बालू रेती का ढेर लगा दो कि उसके अंदर जैसे ही टेनिस की बॉल फेंके तो बॉल वहीं रह जाए, तो समझो कि सफिशिएंट फंड्स हैं। ये दिमाग का लॉजिक हमेशा रहेगा। तो सिर्फ एक ही कारण को बाउंसिंग बोलते हैं। बाउंसिंग भी एक प्रकार का डिसऑनर है, लेकिन इसको अलग से क्यों मेंशन किया? क्योंकि इसके पीछे लोगों के क्रिमिनल इंटेंशंस हो सकते हैं, और ये एक ही कारण से होता है, insufficiency of fund in the bank account of the person who drew the check. Understood? Perfect. अब मजे की बात, लेकिन एक चीज और आपको जो यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये कहीं नहीं मिलेगा आपको गारंटी, वो ये कि अगर ये चेक है ना, चेक की बात चल रही है और चेक पे ये डेट डली हुई है DDMMYY, चेक पे लिखा है पे टू, व्यक्ति का नाम, रुपीज अमाउंट, यहाँ पे साइन वाइन सब है, चेक नंबर। अब ठीक है, अब इस चेक पे जो डेट लिखी है से 1 जनवरी 2010, और ये डेट को 3 महीने निकल चुके हैं, और उसके बाद फिर ये चेक जब बैंक में लगाया तो पता चला कि 10,000 का चेक है लेकिन उस व्यक्ति के खाते में 3,000 ही है, अकाउंट में 3,000 है। तो कितनी चीजें हो रही है, एक तो चेक 3 महीने से ज्यादा पुराना भी है, प्लस इनसफिशियंसी ऑफ फंड भी है। तो अब इसको बाउंसिंग मानेंगे या नॉर्मल डिसऑनर मानेंगे? तो लॉ बोलता है कि इनसफिशियंसी ऑफ फंड नाम का एकमात्र कारण हो तभी बाउंसिंग मानते हैं। अगर और कोई कारण भी हो डिसऑनर का तो फिर वो डिसऑनर में जाएगा और वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। मतलब बाउंसिंग वाला सेक्शन 138 कब अट्रैक्ट होगा और क्रिमिनल ऑफेंस कब माना जाएगा? जब बाउंसिंग हो। और बाउंसिंग कब होती है? जब सिर्फ एकमात्र कारण हो इनसफिशियंसी ऑफ फंड। अगर मल्टीपल कारण हो इनसफिशियंसी ऑफ फंड के अलावा भी और भी कोई कारण हो तो फिर पहले उस कारण को मुख्यता देते हैं, प्रमुखता देते हैं, और फिर उसको नॉर्मल डिसऑनर माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस। इसी चेक में मान लो 10,000 रुपए लिखा और खाते में सामने वाले के 3,000 ही है, लेकिन एक चीज और होगी कि उसकी जो बैंक अकाउंट में साइन है और चेक पे साइन है वो थोड़ी सी मिसमैच हो गई, तो अगेन यहाँ पर बाउंसिंग नहीं माना जाएगा, जबकि इनसफिशियंसी ऑफ फंड भी है। क्यों? क्योंकि बाउंसिंग मानने के लिए और सेक्शन 138 अप्लाई करने के लिए और क्रिमिनल ऑफेंस कहलाने के लिए insufficiency of fund should be the only reason for dishonor. If there are other reasons also for dishonor, then it will be treated according to other reasons and it will not attract the provisions of bouncing of check, that is section 138, one of the most famous sections among the businessmen, tradesmen, merchants in India. को भी चेक दिया, चेक के आधार पे माल खरीदा और आदमी बोलता है देख भाई चेक तो दिया है तूने, अगर चेक बाउंस हो गया तो 138 का केस ठोक दूंगा। 138 का केस रामलाल पे चल रहा है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी ना बात करने की, 138 का केस, 138 का केस, ये 138 कौन सा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 138। आया समझ? है ना परफेक्ट चीज, मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या लिखा है, इफ अ चेक इज बाउंस्ड criminal liability arises। ठीक है, a check is said to be bounced when the following conditions are satisfied। और बाउंसिंग तभी मानी जाएगी जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला, इट इज बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड इन द ड्रॉअर्स बैंक अकाउंट, जिसने ड्रॉ किया उसके खाते में इनसफिशियंट फंड हो तो ही वो बाउंसिंग कहलाएगा, पहला। दूसरा, द पेमेंट ऑफ द डेट थ्रू चेक शुड हैव बीन इन डिस्चार्ज ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी। हाँ, आप जिस कारण से वो चेक जारी किया है वो कारण किसी लीगल लाइबिलिटी या लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए होना चाहिए। समझना, उदाहरण के तौर पे मुझे चेक दिया है मेरे दोस्त ने ऐसे ही गिफ्ट में मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे, और फिर ये बाउंस हो जाता है, तो ये बाउंसिंग में नहीं जाएगा, इसको बाउंसिंग बोलेंगे ही नहीं, इसको नॉर्मल डिसऑनर बोलेंगे। क्योंकि कोई लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी नहीं थी उसकी और मेरे बीच में कि जिसपे मैं उसको बाउंसिंग मानकर क्रिमिनली पनिश करवा सकूं कोर्ट से। लॉजिकल बात। मैंने गिफ्ट में अपनी बहन को दिया कि तू AIR 1 आई है, ले चेक ले 20,000 का, उसने चेक लगाया, मेरे खाते में पैसा नहीं था 20,000, बाउंस हो गया।
तो मेरे को अगले दिन नोटिस आ गया पुलिस का, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएगी कि ऐसा क्या लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी थी जिसको डिस्चार्ज करने के लिए मैंने चेक दिया था। कोई लीगली एनफोर्सेबल था ही नहीं, तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था, है ना, कोई कंसिडरेशन नहीं था हमारे बीच में ऐसा। या सुपारी कॉन्ट्रैक्ट, भाई मैंने रामलाल को सुपारी दी श्यामलाल के मर्डर की, और 5 लाख तो कैश दिया और 5 लाख का चेक दिया, और जब मर्डर हो गया तो उसने चेक बैंक में लगाया, चेक बाउंस हो गया। वो गया कोर्ट में, बोले सर देखो तो बड़जात्या जी का चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने कहा तूने चेक क्यों लिया था, व्हाई डिड यू गेट द चेक, ऐसी क्या लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी थी मिस्टर बड़जात्या पे जिसको डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने तुझे चेक दिया था। बोले सर मैंने मर्डर किया, कल पेपर में नहीं पढ़ा आपने, वो मैं ही तो था जिसने मर्डर किया, मैं सुपारी लेके कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने बोला बेटा वो बड़जात्या जी का चेक तो एक तरफ रख, बाउंसिंग का केस तो नहीं बनता है, तू पहले आ जा, है ना, तेरी फाइल निपट गई, तू पकड़ में आ गया, और बड़जात्या जी को भी बुलाओ, चेक बाउंसिंग में तो नहीं फंसेंगे लेकिन सुपारी देने के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जरूर फंस जाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी। तो दोनों गए, है ना, लेकिन चेक बाउंसिंग का कोई केस नहीं बन रहा है क्योंकि वो लीगल लाइबिलिटी को, लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया था। तो चेक बाउंसिंग का केस तभी बनेगा जब पहला तो इनसफिशियंसी ऑफ फंड के कारण ही हो, एकमात्र कारण, दूसरा किसी लीगली एनफोर्सेबल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया हो, और तीसरा चेक को टाइमली 3 महीने में लगाया गया हो जिस दिन वो ड्रॉ हुआ है ना। द चेक शुड हैव बीन प्रेजेंटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ चेक बीइंग ड्रॉन। उससे ज्यादा पुराना हो गया तो स्टेल हो जाएगा, और स्टेल चेक हो गया तो वो तो वैसे भी कोर्ट डिसऑनर कर देगा, या बैंक डिसऑनर कर देगा, सॉरी, तो बैंक डिसऑनर कर देगा। आया समझ? अच्छा, फिर जब बैंक डिसऑनर करेगा और आप बोलोगे सर ठीक है माना 3 महीने पुराना है, लेकिन खाते में भी तो पैसे नहीं है ड्रॉअर के, ये भी तो एक कारण है बाउंसिंग का। तो कोर्ट बोलेगा या बैंक बोलेगा कि दोनों कारण में से फिर हम बाउंसिंग वाला बाद में देखते हैं, पहले अगर कोई और कारण हो तो वही कारण मान के उसके हिसाब से ट्रीट होता है। और चूंकि और किसी कारण से होने वाला डिसऑनर बाउंसिंग नहीं कहलाता और उसकी क्रिमिनल पनिशमेंट भी नहीं होती। ठीक, तो फिर क्या होगा, आप ये भी तो पूछोगे कि सर फिर पैसा तो लेना है अपने से, कैसे लेंगे अपन उससे, तो अपन नॉर्मल सिविल केस लगाएंगे उसके ऊपर, डेट रिकवरी का, सिविल कोर्ट में नॉर्मल केस कि भाई मेरे को इससे पैसा लेना बनता है और ये चुका नहीं रहा है। वो तो है, वो लाइबिलिटी आप उसकी अभी भी है और आप अभी भी उसके क्रेडिटर हो, पैसा लेना बनता है, लेकिन यहाँ इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फिर रद्द हो जाएगा, तब आपको नॉर्मल सिविल केस फाइल करना पड़ेगा। कितना लॉजिकल है, हर प्रश्न का जवाब भी है ना, परफेक्ट। चलो, और पनिशमेंट कितनी है 138 में बाउंसिंग की, थर्ड पॉइंट, अंडर सेक्शन 138 a drawer whose check is bounced shall be punishable with an imprisonment up to पढ़ना सीखा है ना अपन, up to 2 years और with a fine up to twice the amount of the check और with both, तीनों के बीच में और है, या तो सिर्फ imprisonment या सिर्फ फाइन या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस एंड डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। आया ना मजा? तो बाउंसिंग ऑफ चेक की कंसेप्ट हमारी पूरी हुई। अब आते हैं अगली कंसेप्ट पे जिसका नाम है हुंडी। हुंडी बड़े मजेदार चीज है, कुछ भी नहीं, इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं कभी एग्जाम में जनरली, फिर भी पढ़ना चाहिए अगर है तो। हुंडी क्या है? हुंडी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज, रिटन इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज। अब देखो बच्चों, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में और हिंदी में अंतर है। उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, बंगाली, ये सब हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। तो अगर कोई प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी इंडियन लैंग्वेज में या यूं कहें हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा गया हो तो वो हुंडी कहलाएगा, और अगर इंग्लिश में लिखा गया हो तो प्रॉमिसरी नोट, इंग्लिश में लिखाया हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज, और इंग्लिश के अलावा और किसी इंडियन लैंग्वेज में लिखा हो तो हुंडी। और सर अगर वो मान लो साउथ अफ्रीकन में लिखा हो तो, इजिप्शियन में लिखा हो तो, एस्पेनॉल में स्पेनिश में लिखा हो तो, टर्किश में लिखा हो तो आपके इस कुतर्क करने की क्षमता की दाद देता हूं, खुद ही शर्मा जाना कि मैंने इतना घटिया प्रश्न क्यों पूछा। ठीक है वो हमारे यहाँ है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है, कोई क्यों लिखेगा, और लिखेगा तो उसको कोई मान्यता ही नहीं, लीगल रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगी। या तो यू मेक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन इंग्लिश और अ हुंडी इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज शैल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अरे कोर्ट में प्रूफ करोगे तो कोर्ट के जज को भी तो आनी चाहिए वो लैंग्वेज है, वो बाउंस हो जाएगा आपका टर्किश में लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट, तो प्रूव कैसे करोगे क्या लिखा? सर बुला लेंगे टर्की से किसी व्यक्ति को, तो उस टर्की के व्यक्ति को वहीं टरका दो और आप भी टरक जाओ ऐसा, आए ना समझ में? इट हैज नो रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस एंड नोबडी डज इट, है ना।
सो डोंट वरी। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में अगर लिखा हो उसे हम कहेंगे हुंडी। चलो, मतलब कुछ भी नहीं है, वही प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा जाए वो हुंडी, और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं ये तो हमको पता ही है ना। ये जरूर है कि हुंडी के ऊपर जो लोकल कस्टम्स एंड यूसेजेस होते हैं, लोकल कस्टम्स एंड यूसेजेस होते हैं वो अप्लाई होते हैं, है ना। जहाँ की जैसी परंपरा है, आंध्र प्रदेश में उनके क्या लोकल ट्रेड्समैन के रूल्स हैं, मर्चेंट्स या व्यापारियों के संगठन में जो भी हुंडी से रिलेटेड कानून हो, कानून मतलब अनकहे कानून जो उनकी प्रैक्टिस हो वो चलती है। और अगर कुछ ना हो तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है ना। क्या लिखा है, द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अप्लाई टू हुंडीज अनलेस देयर इज अ लोकल यूसेज टू द कॉन्ट्ररी। अगर कोई कॉन्ट्ररी यूसेज ना हो, कॉन्ट्ररी यानी कि इससे अलग, विपरीत, इससे, इसके अतिरिक्त, अलावा, अदरवाइज कोई और लोकल यूसेज हो तो ठीक है। और अगर वो अनलेस यानी नहीं हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। वैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट दोनों के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जनरली वो बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होता है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है हुंडी का, ये देखो, हुंडीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिटन इन हिंदुस्तानी लैंग्वेज, sometimes they are in the form of promissory notes, but more often they take the form of a bill of exchange written in Hindustani language. The provisions of the Negotiable Instruments Act shall apply to hundis unless there is a local usage to the contrary. वही जो बोला वही लिखा है। चलो, अब हुंडी के टाइप्स, कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, हम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेरर इंस्ट्रूमेंट, टाइम, डिमांड ये सब पढ़ ही चुके हैं, तो बस वही चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो, हाइलाइटर उठाते हैं। सबसे पहला है मियादी, एक मिनट ऊपर से लेते हैं, दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी नाम से क्लियर है, दर्शन यानी कि देखना, देखना मतलब जिसको दिखाते ही पेमेंट हो जाएगा, मतलब हुंडी पेबल एट साइट यानी कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में लिखा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो हुंडी है, और उस पर लिखा हो कि इसका पेमेंट जब दिखा दोगे तब हो जाएगा, है ना। पेबल एट साइट, जब साइट नजरों के सामने ले आओगे या प्रेजेंट कर दोगे तो उसको हम कहते हैं दर्शनी हुंडी, ठीक। और अगर आप डिले करते हो प्रेजेंटमेंट में तो फिर पार्टी की गलती की, तूने टाइम से पे क्यों नहीं, टाइम से प्रेजेंट क्यों नहीं किया। हमने तो बोला था दर्शनी हुंडी, अब तो 10 साल बाद लाके दर्शन कराएगा और बोलेगा पेमेंट दो, तो ये नहीं चलेगा। रीजनेबल टाइम में पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है, और अगर नहीं करते हो रीजनेबल टाइम में दर्शन दिखाना, नजर में लाना, सामने लाना, प्रेजेंट करना, अगर रीजनेबल टाइम में नहीं लाते हो, 10-20 साल बाद ला रहे हो, तो फिर हमारी गलती नहीं है, ड्रॉवर की गलती नहीं है, पार्टी की गलती है। ये दर्शनी हुंडी का रूल है, ठीक। आसान, दर्शन देखना यानी जिसका पेमेंट देखते ही या दिखाते ही करना पड़ेगा डिमांड पे। मियादी या मुद्दती हुंडी, देखो मियाद या मुद्दत वर्ड अपन ने सुन रखा है, यार ये पंखा अपन ने खरीदा, इसकी क्या मियाद है, बोले यार ये अच्छी कंपनी का 2-3 साल तो चल जाएगा। तो 2-3 साल एक टाइम ड्यूरेशन है जिसको अपन जनरल आम भाषा में मियाद बोलते हैं, या मुद्दत भी बोलते हैं अपन। भाई मुद्दतों से तुम्हारा दीदार नहीं हुआ, शायराना अंदाज में बोला, तो मुद्दतों से दीदार नहीं हुआ मतलब बहुत टाइम से दीदार नहीं हुआ, बहुत टाइम से तुम दिखे नहीं, देखा नहीं यार। तो मुद्दत यानी भी टाइम, मियाद यानी भी टाइम, यानी कि टाइम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो हुंडी जिसका पेमेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के बाद होगा उसको बोलते हैं मियादी या मुद्दती हुंडी। तो चीजें आसान है ना, हुंडी बिल्कुल भी कठिन नहीं है ना। शाह जोग हुंडी, अब जोग एक नॉर्मल वर्ड है जिसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। शाह जोग हुंडी में शाह है, शाह का अर्थ होता है रिस्पेक्टेबल पर्सन या किंग, ठीक, बड़ा आदमी, उसको बोलते हैं शाह। जैसे शाह आलम, तो शाह यानी राजा, उर्दू में शाह यानी राजा, और उर्दू हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तान में बोली जाती है। शाह आलम, शाहेन शाह, शाहेन यानी शाहों के शाह, यानी शाह, शाहों के शाह यानी कि शहनशाह, यानी कि राजा, राजाओं के राजा यानी महाराजा, ऐसा। तो शाह जो हुंडी, अब मान लो कोई हुंडी है जिसका पेमेंट करना मैंने लिखा है इंदौर के सेठ हुकुमचंद कासलीवाल, तो क्या वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, राजा या सेठ? हाँ। तो जिस हुंडी का पेमेंट किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन को होने वाला हो, वो टाइम डिमांड जो भी होगी, लेकिन चूंकि लिखा हुआ जिसका नाम है वो व्यक्ति शाह है, रिस्पेक्टेबल है, तो उस हुंडी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसका एक स्पेशल नाम होगा कि भाई ये तो शाह जोग हुंडी है, ठीक। बस हुंडी मेड पेबल ओनली टू अ शाह, अ शाह मीन्स अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, अ किंग और नगर सेठ काइंड ऑफ। नाम जोग हुंडी, अब नाम जोग नाम से क्लियर है, नाम जोग नाम से क्लियर है। नाम जोग हुंडी मतलब वो जिसका पेमेंट जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उसको, या वो व्यक्ति फिर जिसका नाम लिख देगा उसको, जस्ट लाइक एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा। नेगोशिएबल तो है
पर जिसको देना है उसको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करके नाम लिखो, नाम लिखा हुआ होगा उसी को पेमेंट होगा। बल्कि नामजोग और फरमानजोग में एक अंतर है। फरमानजोग ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, नामजोग तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट है। मतलब नामजोग में तो जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा और किसी को होगा ही नहीं। और फरमानजोग, फरमान यानी ऑर्डर, नीचे आ जाओ, फरमानजोग हाथों हाथ देख लेते हैं। ये फिरमान नहीं है, फरमान है। फरमान की स्पेलिंग ऐसी बनाई है, फिरमान, FIRMAN, फरमान। फरमान यानी हुक्म, है ना, ऑर्डर। तो वही सेम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सच हुंडी कैन बी पेबल इधर टू द पर्सन जिसका नाम लिखा है या फिर एनी अदर पर्सन जिसका नाम उसने ऑर्डर किया है पीछे एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के लिए। सच ए हुंडी इज सिमिलर टू अ चेक पेबल, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन ऑर्डर एंड नो एंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ऑन सच हुंडी। ये एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम भी लिख के दे सकते हो आप। मतलब ये लोकल जनरली भारत में प्रैक्टिस है कि एंडोर्समेंट किए बिना भी आप इसको सिर्फ नाम लिख दो उस व्यक्ति का, साइन नहीं भी की तो चलता है। पर फिर भी इन जनरल प्रैक्टिस ये है कि आजकल की प्रैक्टिस ये है रिसेंट टाइम्स की कि फरमान जोग हुंडी, पहली बात तो हुंडी बंदी हो गई, बहुत कम रेयरली मार्केट में चलती है। और कहीं फरमान जोग हुंडी चलती भी है तो प्रैक्टिस तो यही है कि भाई साइन कर दो, 100 बका एक लिखा। 100 बार बकी हुई चीज और एक बार बकी यानी बोली हुई और एक बार लिखी हुई चीज में एविडेंशियरी वैल्यू लिखी हुई चीज की होती है। तो एंडोर्समेंट आजकल तो जनरली होता है। ठीक, नामजोग में जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा, और फरमान जोग में जिसके नाम का फरमान है यानी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट उसको होगा, या वो जिसका नाम लिख के साइन करके एंडोर्स कर दे उसको होगा। वैसे लिखा है कि एंडोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली होता है। अब जोखमी हुंडी, जोखमी हुंडी में एक वर्ड आया जोखिम, जोखिम यानी रिस्क, है ना। द टर्म जोखिम मीन्स रिस्क। तो जोखमी हुंडी इज देयर फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, जैसे मैंने अपने जहाज के, पानी के जहाज का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम भरा 5 लाख, तो उन्होंने मुझे 1 करोड़ की हुंडी दे दी। क्या दे दी? 1 करोड़ की हुंडी। और उसमें ये लिख दिया कि ये हुंडी का पेमेंट हमारे बॉम्बे ऑफिस से ले लेना। तो गोवा ऑफिस ने, गोवा ऑफिस ऑफ ABC इंश्योरेंस ने हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है किस पे? बॉम्बे ऑफिस ऑफ ABC इंश्योरेंस। एक ही कंपनी के एक ऑफिस ने दूसरे ऑफिस पे बिल ड्रॉ किया है और उसका पेई कौन है? मैं। ठीक, तो इज इट अ बिल ऑफ एक्सचेंज? हाँ। किस में? हिंदी में। तो हिंदी में बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हुंडी। और उसमें क्या लिखा है कि इनके जहाज का इंश्योरेंस हो चुका है, अगर डूब गया जहाज तो ये इनको 1 करोड़ देना, और नहीं डूबा तो इसका पेमेंट मत करना। तो अब ये जो हुंडी मेरे हाथ में 1 करोड़ की, इसका पेमेंट मुझे होगा क्या? हाँ, कब? अगर मेरा जहाज डूब गया तो। मतलब इस हुंडी से मेरी रिस्क कवर हो रही है। जहाज डूब गया तो मेरी रिस्क कवर है, कोई बात नहीं, 1 करोड़ मिल जाएगा। और नहीं डूबा तो बहुत ही बढ़िया, सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस करा के मेरे करोड़ों रुपए का माल बच गया। आया समझ? तो क्या ये एक हुंडी है जिसका पेमेंट मुझे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? हाँ। तो ये तो ओरिजिनली इशू हो रही है कंडीशनल। हाँ, तो हुंडी हो सकती है क्योंकि हुंडी में लोकल यूसेज कस्टम भी चलते हैं। तो ये हुंडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में ए ने बी पे ड्रॉ किया है कि सी को पेमेंट कर देना, वेयर ए इज आगरा ऑफिस और बी इज बॉम्बे ऑफिस, ए इज गोवा ऑफिस, बी इज बॉम्बे ऑफिस। तो ए ने बी पे ड्रॉ किए पेमेंट मुझे करने के लिए सी को, तो है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, हिंदी में है इसलिए हुंडी। लेकिन कब होगा? इंश्योरेंस करा लिया है इसलिए अगर माल डूब गया तो, और नहीं नहीं डूबा तो कोई बात नहीं, कोई पेमेंट नहीं होगा। मतलब रिस्क भी कवर हो रही है। अब रिस्क कवर हो रही है और हुंडी भी है, तो कौन सी हुंडी होगी? जोखमी हुंडी। अब समझ आया जोखमी हुंडी, है ना। अगला है धनी जोग हुंडी। धनी का अर्थ होता है बेरर, जिसके हाथ में धन हो, है ना। स्त्री को धन माना है हमारे भारत के शास्त्रों में, इसलिए स्त्री के पति को धनी कहते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई दो ही धनी लुगई आया है, धनी लुगई आया है, लुगई यानी वाइफ, हमारे यहाँ बूढ़े लोग बोलते हैं ऐसे मारवाड़ी। और धनी यानी वाइफ का, वाइफ रूपी धन को जो पाले वो धनी। लक्ष्मी, मनी, जो पैसा है, धन, उसको पाले तो भी धनी, और स्त्री रूपी धन को पाले वो भी धनी। स्त्री बहुत बड़ा धन है। तो धनी शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके पास हो, ठीक, जो ओनर हो, ऐसा। तो ये कितना मजेदार है, हमारे यहाँ स्त्री का कितना सम्मान है, ये भी देखो आप। तो धनी जोग हुंडी, धनी मीन्स ओनर। ठीक, तो धनी जोग हुंडी इज पेबल टू धनी यानी ओनर। इट इज बेसिकली लाइक अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर हुंडी, जिसका पेमेंट जिसके हाथ में है, जो ओनर नजर आ रहा है जिसके हाथ में है वो धनी है, और जो धनी है उसको पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो उसमें धनी जो वर्ड इंसर्ट किया जाता है, इट इज इनफैक्ट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर
द अमाउंट बीइंग पेबल टू द ओनर, होल्डर और बेयरर देयर ऑफ, और इसका पेमेंट या अमाउंट का पेमेंट किसको किया जाएगा, जो भी ओनर या धनी नजर आ रहा है उसको। ठीक है। फिर है फरमान जोगी, हम पढ़ चुके हैं फरमान जोग हुंडी। फिर है जी जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी इज ए काइंड ऑफ अ रिसीट, जवाब है ना, देखो क्या लिखा है, इफ मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर through a hundi, then the person receiving the payment on it is to give an acknowledgement, jawab for the same. Then such a hundi is also known as a jawabi hundi. देखो मैंने रामलाल को 5 लाख दिए और एक हुंडी दी, ठीक, और वो पैसा भिजवाया श्यामलाल को। मैंने रामलाल नाम के मेरे नौकर को कहा कि ये 5 लाख रुपए और एक हुंडी है, लेके जाओ। तो वो गया श्यामलाल के यहाँ, उसने 5 लाख रुपए और वो हुंडी रामलाल को श्यामलाल को दिया, और श्यामलाल ने उसके जवाब में एक हुंडी दी, है ना। और मैंने कहा था रामलाल से कि वो जवाबी हुंडी पे ऐसा ऐसा लिखा होगा और ये सब कुछ होगा, और जब वो जवाबी हुंडी दिखा दे तभी पैसा ट्रांसफर करना है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, एक नोट को आधा बीच में से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काट के ड्रग्स का सप्लाई करते हैं। वो गार्डन में जाता है एक व्यक्ति, उधर से एक व्यक्ति आता है, वो नोट दिखाता है, ये भी अपना नोट दिखाता है, दोनों नोट को जोड़ते हैं, और अगर वो उनके क्रैक से बराबर मिल जाए, मतलब ये सही व्यक्ति, इसी को सौंपना है ना, कोई पुलिस का एजेंट नहीं, अंडर कवर एजेंट, नहीं तो पकड़ में आ जाएंगे। तो वो ड्रग्स का धंधा हो जाता है। तो मेरे पास जो हुंडी है, जो 20 का फटा नोट है, समझना, और उसके पास जो है वो मेरी हुंडी का जवाब है, और मेरी हुंडी का जवाब मिल गया मतलब सही हाथों में पैसा गया। तो हवाला में भी काम आता है ये करने के असल में। पर ठीक है, जब आपको पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो हुंडी के थ्रू, तो जिस व्यक्ति ने वो पैसा रिसीव किया है या जो पैसा रिसीव करने वाला है, वो एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ भाई पैसा प्राप्त हुआ और सही हाथ में पैसा आया है। तो एक्नॉलेजमेंट में उस हुंडी का एक जवाब देता है ना, और वो जवाब पहले से तय होता है। वो मेरे पास पहले से एक हुंडी होती है, एक रिसीट होती है, जो मुझे वो व्यक्ति भेज चुका होता है, और वो जब मैं दिखाऊंगा तभी मुझे पैसा मिलेगा, वो है ना, वो जिसके थ्रू मैंने पैसा भेजा है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पैसा तभी देगा जब वो जवाबी हुंडी दिखाएगा और मेरी हुंडी और वो हुंडी मैच करेगी, है ना, उसको पहले से बता रहता है। तो उसे कहते हैं जवाबी हुंडी, जवाब, मेरी हुंडी का जवाब। तो ये जवाबी हुंडी होगी। इस तरह से हमने हुंडी भी पूरी करी। तो बताओ हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पार परफेक्शन, पार भी नहीं यार, प्रीमियम पे जाके हमने कंप्लीट किया है। इससे बेहतर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ रहा है। ये मेरा दावा है, ये मेरा गर्व है, ये मेरा स्वाभिमान है। और इसी के साथ आज हम हमारा ये चैप्टर पूरा करते हैं। बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से और जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आप लोगों ने सुना। अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आपसे करता हूँ फिर अगले नए चैप्टर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।